कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर इन्वेस्टर्स करते हैं म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हुए, आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं और इसी के चलते 2025 में कौन कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक कहानी पीटर लिंच की। शायद आपने उनका कभी नाम सुना नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत जाने माने शख्स है। 1977 में पीटर लिंच ने मैगेलन फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड था, उसको मैनेज करना शुरू किया एंड 1990 तक उनकी रिटायरमेंट तक उन्होंने वो फंड चलाया 13 साल के लिए। जब उन्होंने ये फंड मैनेज करना शुरू किया तो उस फंड का साइज करीब 4 से 6 मिलियन डॉलर था। जब 1990 में उन्होंने रिटायर किया, इसी फंड का साइज 14 बिलियन डॉलर हो चुका था। एंड टू गिव यू अ सेंस कि ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न में कैसे ट्रांसलेट होता है, इट वाज अ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल नंबर ऑफ 29.22% एवरी ईयर। 13 साल तक पीटर लिंच का मैनेज फंड 29.22% हर साल की ग्रोथ देता रहा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई, ये जानने की कोशिश करी गई कि जब फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो उस फंड में इन्वेस्टेड लोगों की परफॉर्मेंस कैसी रही। एंड इस रिजल्ट ने लोगों को हिला के रख दिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मैगेलन फंड में पैसे गंवाए थे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 29% साल के आसपास भी कहीं नहीं कमाया। और आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है यार, 13 साल तक उस इंसान ने फाइट मार के इस फंड को 28 गुना बढ़ा किया, हर साल 29% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया। तो वो कौन से लोग हैं एंड कैसे उनका रिटर्न लो था या नेगेटिव था? क्योंकि उन्होंने इस फंड को टाइम करने की कोशिश करी, क्योंकि वो इस फंड में पैनिक कर गए। 1980 की बात है फॉर एग्जाम्पल, मैगेलन फंड ने एक ही साल में 80% रिटर्न दिए थे। तो बहुत सारे लोग घुस गए, भैया यहां तो सोना ही सोना है, यहां तो पैसे बनने ही बनने वाले हैं। लेकिन 1981 में इसी फंड ने इंडेक्स को भी बीट नहीं किया, इट अंडर परफॉर्म। तो जाहिर सी बात है लोगों ने क्या किया, अरे ये तो बकवास था, पैसे निकाल लिए। अगर वो पैसे रख लेते तो वही पैसे उनके कम से कम 20 गुना हो गए होते। एंड ये सबसे बड़ी भूल हर एक इंसान करता है। म्यूचुअल फंड का जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो आपको दिखता है 1 ईयर परफॉर्मेंस, 3 ईयर परफॉर्मेंस, 5 ईयर परफॉर्मेंस। लेकिन ऑन एन एवरेज एक इंडियन इन्वेस्टर का SIP ड्यूरेशन पता कितना है? 2.4 ईयर्स, 2.5 साल भी नहीं। तो म्यूचुअल फंड का 3 साल का, 5 साल का परफॉर्मेंस देख के तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन खुद उतनी कमिटमेंट कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज यू पैनिक। एंड दैट्स क्लियरली हैपनिंग राइट नाउ एज वेल। ये वीडियो मैं नवंबर 2024 में शूट कर रहा हूं। पिछले 3 साल मार्केट में अंधा रिटर्न आया है। हर एक इंसान को लग रहा है वो रॉकस्टार है, हर एक इंसान को लग रहा है कि वो स्टॉक मार्केट में बेइंतहा पैसे कमा सकता है। लेकिन पिछले 2 महीने में नैया डूबनी शुरू हो गई है, सैनिटी आनी शुरू हो गई है। मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इससे भी ज्यादा गिरने वाला है। एंड वो हर एक शख्स जो पिछले 3 साल को देखकर शायद पिछले 6 महीने में मार्केट में घुसा है, अब पैनिक कर रहा है, अपने पैसे बाहर निकाल रहा है। एंड दे मे मिस आउट ऑन व्हाट कुड बी अ पोटेंशियल बुल रन फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। तो गलती नंबर 1, फोकसिंग ओनली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। आपने म्यूचुअल फंड के एड में अक्सर ये देखा होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट रिफ्लेक्टिव और इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। एंड ये सच है, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, इट्स एक्चुअली हैपेंड सेवरल टाइम्स। भारत को ही ले लेते हैं, 2018 HSBC का मिड कैप फंड। ये HSBC के बारे में कोई ऐसा तौहीन नहीं है, इट्स अ वंडरफुल बैंक एंड दे हैव डन रियली वेल। लेकिन ये एक एग्जांपल फैक्चुअल है। 2018 में मिड कैप फंड्स में HSBC नंबर 1 रैंक था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। 2019 में उसकी रैंक गिर के हो गई 9th। 2020 में परफॉर्मेंस और गिर गई एंड इट ओनली गेव अ रिटर्न ऑफ 2%। 2021 में आते आते HSBC मिड कैप फंड was ranked amongst the lowest of all mid cap funds. तो clearly past performance पे ही अगर आप rely करेंगे, it will not necessarily translate into future performance. गलती नंबर 2, over diversification. ये बहुत ही फनी होता है। मनी मैटर्स में अक्सर मैं ये देखता हूं कि लोगों ने या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं किया है,
या अगर करा हुआ है ना तो थोक के भाव करा हुआ है, 7, 8, 11, 13 म्यूचुअल फंड में 500, 1000, 1500। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज म्यूचुअल फंड एक स्टॉक नहीं है, म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है, विच इज भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू अ इंडेक्स फंड, एंड फिर आपने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी लिया हुआ है जिसका नाम निफ्टी 50 नहीं है, पर वो है लार्ज कैप ही, मतलब वो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर रहा है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो पहला म्यूचुअल फंड है और जो दूसरा म्यूचुअल फंड है, नाम तो अलग है लेकिन वो मोर और लेस सेम ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वेटेज अलग होगा कि ये कितना खरीद रहा है उस कंपनी का और ये कितना खरीद रहा है, बट योर एक्सपोजर टू द सेम कंपनी स्टिल एग्जिस्ट। वही सेम चीज हो सकती है अगर आप मिड कैप ले रहे हैं और 5-6 मिड कैप लिए हुए हैं, या आपने कहीं एक मिड कैप लिया हुआ है, कहीं कोई थीमेटिक लिया हुआ है, लेकिन उसमें ही इतना ज्यादा ओवरलैप है। रिकॉग्नाइज कि म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपने 2 या 3 या 4 ऐसे म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं जो सेम ही कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर मोर और लेस सेम ही होगा। तो वो डिवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को मैनेज नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको एक इमोशनल फीलिंग दे रहा है कि आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया है। द राइट वे इन माई ओपिनियन इज कि 2, 3, मैक्सिमम 4 थीम्स पे फोकस करिए। माई पर्सनल चॉइस, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप या फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप। इसका परसेंटेज आपके रिस्क के हिसाब से चेंज हो सकता है। सो इफ यू वेरी यंग, यू कुड गो फॉर 30% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड 40% स्मॉल कैप, क्योंकि आप लंबे टाइम तक खेल सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने 40s में हैं, देन यू शुड बी 50-60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड ओनली अबाउट 10 to maximum 20% स्मॉल कैप, क्योंकि रिस्क ज्यादा है स्मॉल कैप में, एंड आपकी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। सो डोंट ओवर डिवर्सिफाई ऑन म्यूचुअल फंड्स, पिक योर रिस्क प्रोफाइल, एंड उसी के चलते 3 मैक्सिमम 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। गलती नंबर 3, इस गलती का थोड़ा सा बाबू बोशाय, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस गलती की थोड़ी सी वजह मैं भी हूं। कम से कम अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं भी, एंड दैट इज टू अज्यूम कि जब मैं ये बोलता हूं ना कि निफ्टी 50 10 साल के पीरियड में, 20 साल के पीरियड में 12% रिटर्न देगा, तो आप ये सोचते हैं कि हर साल कंटिन्यूअसली एकदम डिसिप्लिन फैशन में पूरी शिद्दत के साथ 12% आए। That's not how it happens. वो 12% एवरेज आउट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ साल 6% होगा, कुछ साल 15 होगा, कुछ साल -5 होगा, कुछ साल 25 होगा। It will vary. That is the nature of the stock market. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको एवरेज आउट करेंगे, you will get to a tight range of say about 12% या 11.5 to 12.5% अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स लेते हैं। अब ये शायद लोग समझते भी हैं, लेकिन what they make a mistake around is शॉर्ट टर्म के लिए वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अज्यूमिंग कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वही कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे जो कि आपको लगता है मिलना चाहिए। तो आपने अपना 1 या 2 साल का पैसा है कहीं का, वो पार्क करना है। नहीं मिला यार, निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, 12% तो मिलेंगे। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि वो मार्केट 8% गिर जाए, 12% गिर जाए, और जो पैसा आपको अगले 1-2 साल में एक्चुअली चाहिए ही था, उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं थी, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, ये पैसा आपको चाहिए ही था, सडनली गोज आउट, एंड वो प्रिंसिपल से भी कम हो चुका है। सो प्लीज डोंट एवर मेक द मिस्टेक कि जो पैसा आपको 3 साल के अंदर अंदर ही चाहिए, उसको आप इक्विटी मार्केट में डालें। द राइट प्लेस टू पार्क दैट इज से अ डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या है? जैसे कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड जो डेट या फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरीज हो सकते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। तो जैसे वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, वैसे वही ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स भी खरीदेंगे, वेरिंग लेवल्स ऑफ रिस्क, एंड आपको मोर और लेस एक कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। इट विल बी मच लोअर देन द स्टॉक मार्केट रिटर्न, लेकिन 1 से 3 साल के पीरियड के अंदर अंदर एटलीस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी विल बी वेरी हाई, एंड आपका पैसा सेफ या सिक्योर रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा।
छोटे पीरियड में पैसे को प्रोटेक्ट करिए, लंबे पीरियड में पैसे को ग्रो करिए। गलती नंबर 4, बीइंग वेरी एक्टिव विद योर पोर्टफोलियो। वेरी एक्टिव का मतलब क्या? इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ब्रॉड बेस जाऊंगा, लेकिन फर्स्टली लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज वेरी एक्टिव। वेरी एक्टिव का मतलब जैसे हम हर रोज अपनी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, और अगर डिप हो गया तो बेच रहे हैं, अगर कुछ ज्यादा पैसे आ गए तो खरीद रहे हैं, हर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में रीबैलेंस कर रहे हैं कि यार ये थोड़ा कम हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, यहाँ हमें कुछ न्यूज मिली है, यहाँ कोई टाइम कर देते हैं मार्केट को, इधर कुछ होने वाला है। यू आर जस्ट सो एक्टिव एज इफ इट इज योर डेली जॉब, बट इट इज नॉट योर डेली जॉब। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं है, आप एक पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एंड उनकी फितरत एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर से बहुत अलग होनी चाहिए। सो आई ऑफन से दिस, प्लीज अपनी इनकम पे एक्टिव होइए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में पैसिव बनिए। Get active with your income, get passive with your investments. What do I mean by that? पैसा कहां से बना सकते हैं? Not just your job, but कोई साइड हसल हो गया, कोई बिजनेस हो गया, किताब लिख दी, कोई म्यूजिक क्रिएट किया, कुछ आर्ट वर्क क्रिएट किया, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इन सारी चीजों से एक्टिव होके, सीख कर, अपने आप को अप्लाई कर, कोल्ड ईमेल्स कर, नेटवर्किंग कर, मेक as much money as you can and be active with those income sources. And जब वो पैसा बना लेते हैं, उसको इन्वेस्ट करने के लिए be passive. And passive मतलब डाल दिया and 10-15 सालों तक अगर सही डाला है, भूल जाओ। And that is why I often say कि स्टॉक्स के पीछे भागना कम करिए, बंद मत करिए, कम करिए, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर नीचे जाते रहेंगे। कभी कंपनी चली, नहीं चली, कुछ रेगुलेशन आ गया, कहीं मार्केट डाउन हो गई, कहीं कुछ और कंपेटिटिव आ गया, कहीं कोई प्राइसिंग वॉर हो गई। लेकिन म्यूचुअल फंड का काम ही इस चीज को मैनेज करना है। तो फंड मैनेजर अगर है, उसका काम ही है यार, ये कंपनी डूब रही है तो इस कंपनी को डाल दो, ये कंपनी बहुत अच्छी जा रही है तो इस कंपनी को निकाल दो। दे विल डू ऑल ऑफ दैट, यू डोंट हैव टू एक्टिवली मैनेज दैट, बट यू आर पैसिवली इन्वेस्टेड इन। तो एक्टिव विद योर इनकम, पैसिव विद योर इन्वेस्टमेंट। प्लीज ये गलती मत करिए कि अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इतने पैसे हो जाइए कि आप रातों की नींद भी गंवा दें और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते देते रिटर्न भी सारे गंवा दें। एंड गलती नंबर 5, काफी इंटरेस्टिंग गलती है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना जो कि बहुत बड़ा हो, क्योंकि हमें लगता है कि अगर बहुत बड़ा है तो बहुत अच्छा भी होगा। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, स्मॉल कैप को खास कर लेकर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पिछले 3 साल भारत में पागलपन के जैसे बढ़े हैं। लाइक ऑन एन एवरेज कुछ फंड्स ने 35-40% साल का रिटर्न दिया है। तो लोगों को एक तो लत लग गई है, बट बिगर थिंग व्हाट हैज हैपेंड इज कि स्मॉल साइज्ड कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतना वो रेवेन्यू नहीं कर रहे, इतना वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, इतना शायद उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी नहीं है जितना उनका वैल्यूएशन बन चुका है। नाउ व्हाई डज दैट मैटर? इट मैटर्स क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़े स्मॉल कैप फंड में और पैसा डालेंगे, व्हाट इज देयर मैंडेट? जो भी पैसा उनको मिलेगा एसआईपी के थ्रू, लमसम्स के थ्रू, वो इन्वेस्ट करना। वो पैसा वो अपने बैंक में तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो आप भी कर सकते हैं, आपको तो उन्होंने रिटर्न प्रॉमिस किया है, तो उनको वो पैसा डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहां डिप्लॉय कर सकते हैं? सिर्फ उन्हीं छोटी कंपनियों में। इतनी कंपनियां ही नहीं है, गुड क्वालिटी की नहीं है, उस रेवेन्यू ग्रोथ की नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ की नहीं है। तो एक हाईली प्राइस्ड कंपनी में और पैसा डालने से ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा, इनफैक्ट ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। एंड दैट विल मीन कि किसी पॉइंट पे द साइज ऑफ द फंड हैज बिकम द रीजन व्हाई इट विल नॉट परफॉर्म। क्योंकि जितना ज्यादा वो उन स्मॉल कंपनीज में और एक्सपोजर लेते रहेंगे, उतना ही ज्यादा अगर उन कंपनियों को खुद ना खास्ता कुछ हो गया, या स्मॉल कैप इंडस्ट्री को ही, इंडस्ट्री तो नहीं होती है बट स्मॉल कैप सेगमेंट को ही कुछ हो गया, देन दिस फंड विल कम क्रैशिंग डाउन। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ना सिर्फ लार्ज कैप या मिड कैप एंड खासकर स्मॉल कैप में AUM या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के पीछे ही ना भागिए। द साइज ऑफ द फंड शुड नॉट बी द ओनली डिटर्मिनेंट फॉर हाउ यू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड। अब इन गलतियों को मद्देनजर रखते हो, अगर 2025 में आपको अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करनी है, या अगर आपको 2025 में नए म्यूचुअल फंड अटैच करने हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट शुड बी द थिंग्स यू बेयर इन माइंड? पहले फंडामेंटल्स कवर करते हैं म्यूचुअल फंड्स के। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं,
तो कुछ कुछ खर्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, इट्स कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, ER। एक्सपेंस रेशियो क्या है? म्यूचुअल फंड खैरात में या फ्री में तो ये नहीं कर रहा है, पैसे तो कमाने हैं। अब वो कैसे कमाते हैं? दे कमाते हैं फ्रॉम दिस रियली कूल थिंग कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। एंड एक्सपेंस रेशियो होता है अ परसेंटेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो वो अपने खर्चों के लिए रखें। तो फर्ज करिए अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है, इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो 99 रुपए इन्वेस्ट होंगे, 1 रुपए वो अपने खर्चे के लिए रखेंगे। एंड व्हाई डज सच अ स्मॉल परसेंटेज मेक अ डिफरेंस? क्यों? क्योंकि उनको हजारों लाखों करोड़ मिल रहे हैं SSIP, लमसम वगैरह वगैरह, तो उसका 1% भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि टीम इतनी ज्यादातर बड़ी नहीं होती है। तो ये हो गया खर्चा नंबर 1। खर्चा नंबर 2 होता है ऑन एग्जिट, मतलब जब आप इस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो शायद आपको एक पेनल्टी देनी पड़ती है कॉल्ड द एग्जिट लोड। ये ज्यादातर 1 साल के अंदर अंदर होती है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। आधा % हो सकता है, 1% हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं रखते। कई म्यूचुअल फंड होते हैं जो रखते ही नहीं है, आप चाहे 1 महीने या 3 महीने में भी बेचते हैं वगैरह। एंड कुछ होते हैं तो 1 साल से ज्यादा भी रखते हैं। तो एग्जिट लोड इज द सेकंड कॉस्ट। तीसरा खर्चा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड जब आप बेच देते हैं तो आपके टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। इट्स कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मतलब, कैपिटल गेन पहले समझते हैं। कैपिटल गेन मतलब मुनाफा। तो आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 150 रुपए की बेची तो 50 रुपए आपको मुनाफा था, इस पे आपको टैक्स देना होगा। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर ही खरीदा और बेचा तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना मुनाफा कमाया, आपको उसका 20% या 20% टैक्स देना होता है। इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने 1 साल के बाद बेचा और आपका मुनाफा 1.25 लाख से ज्यादा है तो आपको उस 1.25 लाख से ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसका 12.5% टैक्स देना होगा। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये 3 खर्चे आपके म्यूचुअल फंड में आते हैं, आपका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड कैपिटल गेन टैक्स। अब इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है या उसमें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली चीज एक्सपेंस रेशियो देखिए, जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हम क्यों दें। एग्जिट लोड देखिए, ना हो तो बहुत अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है। एंड इसीलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन होते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड्स जो कि एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। इंडेक्स क्या होता है? प्री डिटर्मिन्ड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 एक इंडेक्स है रन बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ये बताता है कि भारत की जो टॉप 50 कंपनीज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उनका एक इंडेक्स। अब ये म्यूचुअल फंड जो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, उसको अगर आप फ्रैंकली देखें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितना खरीदना है। तो उसको एक बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इस इंडेक्स को ट्रैक करना है। एंड दैट्स व्हाई द एक्सपेंस रेशियो इज रियली लो, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा नहीं है। सेम थिंग कुड हैपन अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 करते हैं, जो कि 51 to 100 रैंक जो कंपनी है उनका इंडेक्स होता है, या आप मिड कैप 100 करते हैं, मतलब जो टॉप 100 मिडिल साइज कंपनीज हैं इंडिया की वो, या आप स्मॉल कैप 250 करते हैं, जो टॉप 250 कंपनीज हैं स्मॉल साइज्ड इन इंडिया वो। तो कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड अगर आप लेंगे उसका ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो बाकी म्यूचुअल फंड से कम होगा। दैट वुड बी माय प्रेफरेंस। नंबर 2, एग्जिट लोड यूजुअली उनके कम ही होते हैं। दैट अगेन वुड बी अ बेटर साइन। तीसरी चीज जैसे मैंने बताया, AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड में कितने पैसे हैं जो अभी इन्वेस्टेड हैं या मैनेज करते हैं। एंड दैट अगेन इज स्लाइटली ट्रिकी। बहुत कम होगा तो पता नहीं कौन सा नौसिखिया फंड है, अंकुर वारिको के नाम से चल रहा है या कुछ ऐसे बकवास सा। बहुत बड़ा होगा तो फिर चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि और ज्यादा अगर डिप्लॉय करना होगा तो और ज्यादा उन्हीं कंपनीज में जाता रहेगा और उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा तो कंपनीज ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। सो देयर नीड्स टू बी अ फाइन बैलेंस अराउंड दैट। आई हैव यूजुअली सीन 15 से 25 हजार करोड़ का AUM इज लाइक अ गुड रीजनेबल साइज टू इन्वेस्ट इन। उसके साथ ऑफ कोर्स प्लीज बैलेंस आउट की ब्रांड कितना अच्छा है, क्या आप उसको जानते हैं, क्या उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो इस देश में बहुत सालों से हैं या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं। वो सारी तो ऑब्वियस चीजें होनी ही चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेल
जस्ट इज इंपॉर्टेंट इज पास्ट परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस में ही हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट पास्ट परफॉर्मेंस एज एन एब्सोल्यूट, इट इज पास्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अ इंडेक्स या अ कंपेरेबल। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि अंकुर वारिको का एक फंड है और वो रॉकस्टार फंड है, उसने 15% साल के रिटर्न दिए फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, बहुत अच्छा है, नॉट बैड एट ऑल, हर 5 साल में पैसा दुगना हो रहा है। लेकिन जिस सेक्टर या इंडस्ट्री को मैं ट्रैक कर रहा हूं, अगर वो सेक्टर और इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 17% से ग्रो करी है, तो मैंने फिर क्या ही मखा लिया, क्या ही मैंने उखाड़ लिया, क्या ही मैंने कमा लिया, क्या ही मैं बेच रहा हूं। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कंपेरेबल है उससे उस रिटर्न को कंपेयर करें। अगर आप जाएंगे ग्रो पे या कॉइन बाय ज़ीरोधा, जो कि उनका म्यूचुअल फंड ऐप है, या किसी भी और ब्रोकरेज या म्यूचुअल फंड प्लेयर के पास, दे विल गिव यू दिस कंपैरिजंस, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया, अ वेरी क्लीन वे एंड अ पैसिव वे ऑफ बिल्डिंग अ कॉर्पस इज एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एंड एट बेस्ट एक थीमेटिक या एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एंड दैट शुड कंप्लीट योर 3 to 4 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। इसी में पैसे डालते रहिए एंड मेक इट हैपन। 2 चीजें बिफोर आई गो व्हिच ऑफन पीपल गेट कंफ्यूज्ड बाय। नंबर 1, स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी क्या होती है? स्टेप अप एसआईपी मतलब अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं, एंड फर्ज करिए आपने अपनी एसआईपी अभी 1000 रुपए की करी हुई है, अगले साल उसको आप 10% से बढ़ाएंगे तो 1100 रुपए की होगी, उसके साल अगले साल 10% से और बढ़ाएंगे तो 121 रुपए से और बढ़ जाएगा, तो 1221 रुपए का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब लोग ये नहीं समझ पाते कि ये स्टेप अप एसआईपी होता कैसे है। हियर इज द नॉट द राइट वे बट द आइडियल वे टू डू। अभी क्या करते हैं लोग, जो प्लेटफॉर्म जिससे वो खरीद रहे हैं, ग्रो हो सकता है, ज़ीरोधा हो सकता है, कोई भी और, ये सब बहुत टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े अच्छे से इन्होंने लोगों को इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं, वो सब कुछ समझाने की कोशिश करी एंड डू ए रियली गुड जॉब। तो वो उसमें इनबिल्ट बना लेते हैं स्टेप अप 5%, 10% जो भी, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि एट द सिस्टम लेवल जहां ये म्यूचुअल फंड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वहां स्टेप अप का कोई नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज समथिंग दैट दे हैव बिल्ट ताकि दे कैन एग्जीक्यूट इट फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, कि वो अलग सा एक ऑर्डर बनाएंगे, उसको प्लेस कर देंगे, क्योंकि हम राउंड नंबर्स में ही म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीद सकते, हम डेसिमल्स में भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो आप जिस भी वैल्यू का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहेंगे आप हमेशा खरीद पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट या 5 यूनिट या 10 यूनिट खरीद सकते हैं, 1.12473 यूनिट्स भी खरीद सकते हैं, एंड दैट मीन्स जो भी वैल्यू होगी उसका म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। सो दे हैव बिल्ट दिस एज अ प्रोडक्ट फीचर, लेकिन जो बैकएंड है जहां ये म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वहां स्टेप अप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर फॉर व्हाटएवर रीजन कल को ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा, तो आपके स्टेप अप का जो पूरा प्रोसेस है वो हिल जाएगा, शायद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, शायद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन आपको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि बैकएंड में कोई स्टेप अप का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो द राइट वे, नॉट द राइट बट द आइडियल वे अकॉर्डिंग टू मी इज द फॉलोइंग। फर्ज करिए आपने 5000 रुपए की एसआईपी करी हुई है, अगले साल आपको 10% से स्टेप अप करना है, तो 500 रुपए और बढ़ाना, आप 500 रुपए की एक नई एसआईपी शुरू करें। फिर अगले साल आपको 5500 रुपए पे अब 10% करना है, मतलब 550 रुपए, तो अब 550 रुपए का एक एसआईपी और शुरू करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे हर एक एसआईपी सही से चलती रहेगी, आपके पास फुल कंट्रोल होगा, किसी भी पॉइंट पे आप कोई भी एसआईपी रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड यू विल नॉट हैव टू रिलाई ऑन अ प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट दिस स्टेप अप एट योर एंड। दूसरी चीज, आप किसी भी एसआईपी को कभी भी शुरू कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं एंड रोक सकते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है। जब मैं मनी मैटर्स पे बोलता हूं कि आपको 10 साल के लिए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा, वो डर जाते हैं, 10 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, करना नहीं पड़ेगा, करना चाहिए, आपकी मर्जी है। द ब्यूटी अबाउट एसआईपीज इज कि आप ही उसके मालिक हैं। तो किसी पॉइंट पे फर्ज करिए आप 2 महीने का ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी, कोई बड़ा सा इवेंट आ गया है या खर्चे ज्यादा हो गए हैं, व्हाटएवर, पॉज कर दीजिए, 2 महीने बाद फिर से शुरू कर दीजिए। फर्ज करिए कि आपने 3-5 साल तक इन्वेस्ट किया, अब
घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, ना आपको लगता है यार अच्छा सा पैसा आ चुका है, इसी को रिडीम करके ले लेते हैं, बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, रिडीम कर लीजिए। अगर आप रिडीम नहीं भी करते, फर्ज करिए कि आपको लगा कि यार ये म्यूचुअल फंड हो गया, कोई और लेते हैं, तो इसमें जो भी पैसा बचा हुआ है वो अगर वहीं के वहीं रहेगा तो जंग नहीं खाएगा, बढ़ता रहेगा। तो अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में से 2-3 साल इन्वेस्ट किया एंड उसमें 3 लाख रुपए बच गए, अब वो अगर आप म्यूचुअल फंड वैसा ही छोड़ दें, 10 साल बाद वो 3 ही लाख नहीं होंगे, वो 3 लाख प्लस ऑन एन एवरेज 12%, अगर वो निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है, 12% ग्रो करता रहेगा। तो 10 साल के बाद 3 लाख प्लस 12% फॉर 10 इयर्स आपका वो अमाउंट वहां होगा। ये नहीं है कि जब आपने अपनी इन्वेस्टिंग रोक दी तो जो अमाउंट है वो भी ग्रो करना रुक जाता है, ना, अमाउंट बढ़ता रहता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग एंड दैट इज व्हाई इट वर्क्स। आप एसआईपी से एडिशनल अपना पैसा डाल रहे हैं, लेकिन जो पैसा आप ऑलरेडी डाल चुके हैं वो अब जिंदगी भर, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, बढ़ता ही रहेगा। दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस। तो 2025 में अगर आपने आज तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी है तो वादा करिए कि आप इस वीडियो को देख के इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते आए हैं तो आप एक नई क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लियरली एक पैसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच अडॉप्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। दिस विल बी द बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट यू विल गिव टू योरसेल्फ। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।